नमस्कार। कल मैंने जो सीआरपीसी क्यों तो उसके बारे में बता रहा था। तो मैंने 154, 155, 156 ये तीनों 154, 155, 156 ये तीनों धारा जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैसा दर्ज किया जाता है। तो जब वो दर्ज किया है तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसमें पहले क्या करना है क्योंकि जो कंप्लेनेंट जो है वो उनकी मन में जो लगा है, उनकी सोच में क्या है, वो क्या देखा क्या नहीं देखा है, उसमें वो लिख के दिया तो ठीक है, नहीं तो मुँह जवानी से बोला तो आपने उसको वो जैसा बोला वैसा आप लिख लिया है। तो इसलिए ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जिनकी तनख्वाह जो है अपनी सरकार की पैसा से चुका जाता है, उसका कर्तव्य ये होता है उसमें क्या क्या चीज जरूरत है तो पूछताछ करना पड़ेगा। 161 सीआरपीसी तो उसका पावर जो है वो थानेदार को उस आदमी से पूछताछ करके जो खबरें वो देता है वो सब उनको लिख के वो रिकॉर्ड कर उसमें दस्तखत नहीं करवाना चाहिए। 162 सीआरपीसी 162 सीआरपीसी के मुताबिक आपको दस्तखत नहीं लेना पड़ता है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगर वो उसको चोट लगा है तो कोई इमरजेंसी है तो तुरंत हॉस्पिटल भेजने का है। कोई खून हो गया है उसका बॉडी को स्पॉट में जाना है, स्पॉट में जाके वहाँ क्या कौन कौन लोग हैं और ये जो कंप्लेनेंट जो बताया था उनकी कहने का था कौन कौन गवाही है, जो आई विटनेसेस है उनके बारे में खबर लेने के बाद उनका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये वो थानेदार चाहा तो ये गवाहियों जो कंप्लेंट दर्ज किया वो और उनके साथ जो जो देखा है वो कोई भी कुछ सुना है, कुछ चीज़ें जो सुनवाई गवाही है वो अदालत में चलता है। ईआरसी से रिजगेसी के नाम का साक्ष्य कानून इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक ईआरसी एंड रिजगेसी तो उससे थोड़ा बहुत अंतर है। उसके मुताबिक वो गवाहियों का लिख के 161 स्टेटमेंट लिख के उसके बाद वो जो जो चीज़ें मिलता है उसको जब्ती करना है, उसका नाम सीजर का मतलब जो जो मिला है जैसा उनके सामने पेश किया गया है उसको माजरनामा के मुताबिक हासिल करके रिकॉर्ड में लाना है। उसके बाद क्या करना है, जो मुलजिम है तो मुलजिम के बारे में उनको तलाश करना है, मुलजिम को गिरफ्तार करना है। गिरफ्तार करने के बाद उनको जो कानून के मुताबिक कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको बताना है कोई किस धारा में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वो बाकी सब डी के बस जजमेंट के मुताबिक आजकल सीआरपीसी में उनको उसमें इनकारपोरेट कर दिया है। तो ये सब करने के बाद तो अगर 3-4 मुलजिम हैं तो 3-4 मुलजिम ने किसी मुलजिम जो है वो अप्रूवर बनना चाहता है तो उनको अप्रूवर बनने का पहले उनको 164 स्टेटमेंट लेना है और वो उसका कुछ प्रोसीजर है वो तो अलग से देखते हैं। फिर वो उसके बाद जो करना है फिर उनको रिमांड करना है। तो रिमांड करने के बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो ये आप पहले आपको ये समझना चाहिए एफआईआर दर्ज हुआ है, 161 स्टेटमेंट गवाहियों का कहना उनको लिख के लेना है। फिर
बॉडी रिकवरी करना है ना, अगर कोई चोट हुआ तो उनको अस्पताल भेजना है, तो अस्पताल डॉक्टर से उनका एक्सीडेंट रिपोर्ट सर्टिफिकेट लेना है, तो उनको गवाही लिखवाना है। और जो जब भी आप कुछ चीज़ें सीज करते हैं तो उस समय दो गवाही, उनकी स्टेटमेंट, उनकी नाम वगैरह उसमें लिखवाना। तो आपको ये सब पूरा ख़त्म करने के बाद तो फाइनल रिपोर्ट फाइल किया जाता है। तो उसके पहले क्या है, जब ये थानेदार FIR 154, 155 और 156 क्लास 3 के मुताबिक दर्ज करता है, उसी समय 172 CRPC 172 CR केस डायरी कहला जाता है। वो केस डायरी जो है, केस डायरी प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, वो अदालत के सिवा कोई उसको उसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है आप देख नहीं सकते हैं। तो ये जब उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाता है, वो चालान पेश नहीं कर सकते। वो 1898 CRPC में चालान का नाम था, तो अभी 1973 CRPC में चालान का नाम नहीं है, फाइनल रिपोर्ट ही है। तो थानेदार का कर्तव्य है फाइनल रिपोर्ट अदालत में पेश करो, तो अदालत 190 CRPC में उसको कागनिजन में लेता है कि नहीं लेता है, वो जुडिशियल प्रोसेस है। तो ये 172 CRPC और 173 CRPC 172 और 173 में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है, ये थानेदार इंस्पेक्टर अपना केस प्रूव करने के लिए अदालत में जो स्टेटमेंट, गवाहियों का स्टेटमेंट पेश करना चाहता है, सिर्फ उस स्टेटमेंट को वो 173 फाइनल रिपोर्ट में भेज सकता है, बाकी जो है वो रिटेन कर सकता है। जब वो रिटेन करता है तो वो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाता है, कोई उसके अंदर आप घुस के नहीं सकते। कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन दिया हो जो जानबूझ के इस केस की अगेंस्ट कुछ गवाही देता है, तो उसको लिख के अलग से वैसा पेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ये फाइनल रिपोर्ट 173, 172 जो भी लिखा गया है उसमें जो थानेदार इस पेश करने से ये मुलजिम का दंड दिया जाता है, पॉजिटिव रिपोर्ट मिल सकता है, तो वो फाइनल रिपोर्ट है। तो फाइनल रिपोर्ट 173 में फाइल किया है तो इन्वेस्टिगेशन चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए तो अभी पहले से मैं कहा है 190 CRPC में प्राइवेट कंप्लेंट कोई भी फाइल कर सकता है, उसको स्वान स्टेटमेंट लिखा जाए, उनको सत्य गवाह, मतलब उनको किताब के अनुसार स्वालम करके मैं सच कहूँगा, ऐसा करने के बाद उनका गवाही लिख के फिर वो 202 इंक्वायरी 203 204 प्रोसेस किया जाए। ये कंप्लेंट गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन पुलिस ऑफिसर जब फाइल किया था उनको स्वान स्टेटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, वो जैसा फाइल किया है वैसे ही उसको फाइनल रिपोर्ट जब फाइल किया जाता है, फाइनल रिपोर्ट में इंक्वायरी करके कागज़ में ले सकता है। ऐसी ये प्रोसेस ऑफ टेकिंग कंप्लेंट। ये मैं आपको अब बहुत साल हो गया है मैं हिंदी में पढ़ के, तो इसलिए किताब मंगवा, इस किताब पढ़ने के बाद मैं कुछ बराबर शब्द अंग्रेजी की अनुवाद करके मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो ये सब इसके बाद मैं जो भी आपके पास पेश करूँगा तो जजमेंट पेश करूँगा। जजमेंट पेश करके आपको कुछ ये सब्जेक्ट वाइज बात करके उस जजमेंट में क्या क्या लिखा है वो आपको ये सब्जेक्ट कैसा समझ सकता है करके वो काम मैं अभी कर रहा हूँ, वो काम आपको करूँगा। ये आज मैं आपको ये बता दिया है कि CRPC क्यों है,
बाकी सीआरपीसी में जो जो है उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। जय हिंद।